लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात हुए हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। कन्नौज के पास रॉन्ग साइड से आ रही बेकाबू डीसीएम ने कार को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि हादसा ठठिया थाना क्षेत्र के बलनापुर पट्टी गांव के सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसे के शिकार हुए लोग आगरा से लखनऊ जा रहे थे। मृतकों में एक पुलिस हेड भी बताया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये मामला है। डीसीएम ने कार को टक्कर मारी। रॉन्ग साइड से ये डीसीएम जा रही थी और कार से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। एक पुलिस हेड कांस्टेबल भी इसमें बताया जा रहा है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे कानपुर से। कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। सिरफिरे डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। जानकारी होने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डिविनिटी अपार्टमेंट की ये घटना बताई जा रही है। हत्या करने के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की स्थिति है। डिविनिटी अपार्टमेंट की ये घटना बताई जा रही है। कल्याणपुर थाना डिविनिटी अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की स्थिति है। ट्रिपल मर्डर के बाद अब लगातार पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? हत्या करने के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार है और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जो कि पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी आजमगढ़ से दे। सिपाही के रवैये के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से शर्मसार हुई है। मामला आजमगढ़ के मुख्य चौक का बताया जा रहा है, जहां एक गाड़ी से बिजली का तार टूट गया। इसके बाद वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने गाड़ी ड्राइवर को पकड़ के पीटा। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने तार टूटने के एवज में 3000 रुपए की भी मांग की और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई और किसी भी तरीके से लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। चुनावी वक्त में नेताजी खुद को जनता के करीब दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जीत और जनता का भरोसा जीतने के लिए नेताजी नए नए हथकंडे अपनाते हैं और इसी क्रम में प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से भाजपा के चर्चित विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने करीब 300 ब्राह्मणों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके लिए बकायदा थाली में पानी के साथ फूल डालकर उसमें ब्राह्मणों को खड़ा कर विधायक जी जमीन पर बैठ गए और पांव पखारने लगे। पांव पखारने के बाद विधायक जी ने ब्राह्मणों को तिलक भी लगाए और ब्राह्मणों को कंबल भी बांटे। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सियासी सरगर्मी को भी बढ़ाती हैं, कई सवाल उठाती हैं। वहीं 3 कृषि कानूनों की वापसी भले ही केंद्र सरकार की तरफ से हो गई हो, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। क्या ये आंदोलन आगे भी चलेगा? इस बात का फैसला आज हो जाएगा। दरअसल आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक होने वाली है। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और इसमें लंबित मांगों और किसान आंदोलन के भविष्य के कदमों पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम भी मांगे हैं। किसान संगठन इस मामले में आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर कब शुरू होगी, तो इसका समय सुबह 11 बजे बताया जा रहा है। आज देखना होगा कि इस बैठक में क्या फैसला होता है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिंघू बॉर्डर से बलराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शक्ति आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बिल की वापसी तो हो गई, लेकिन किसान घर वापसी कब करेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक भी होने वाली है। किस तरीके की हलचल
गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही हलचल बहुत तेज है और राकेश टिकैत यहाँ से 10 बजे निकलेंगे और जो एसकेएम की जो बैठक होने वाली है उसमें शिरकत करेंगे और वहीं पर निर्णय निकलेगा कि आगे आखिर होगा क्या ये आंदोलन आगे चलेगा, क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आज बड़ी एक अहम बैठक है सिंघू बॉर्डर पर, उस बैठक में आज क्या निकलने वाला है, क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, जो भी बातें हैं जरा एक बात। सरकार से बातचीत करेंगे, अगर सरकार बात करेगी तो उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा की सरकार ने बात की है तो उससे बात करेंगे। जो इस भारत सरकार है वह बात करनी चाहिए तो उससे भी बातचीत करेंगे। बातचीत के आधार पे ही इसका समाधान होगा। आंदोलन चलता रहेगा हमारा, बातचीत भी अगर सरकार करेगी तो बातचीत भी चलती रहेगी। अगर सरकार बातचीत करने के बाद आपकी मांगे मान लेती है तो फिर उसके बाद आंदोलन कैसे चलेगा? जाएंगे फिर हम क्या करेंगे यहाँ से? हाँ, जब सरकार बात मान लगी चले जाएंगे। लेकिन राकेश जी, जो आपकी जो लिस्ट है काफी मांगों की वो काफी लंबी हो चुकी है, तो लेकिन किस किस बातों पर, किस किस मुद्दों पर सरकार बात मानेगी और किस पर नहीं मानेगी ये भी आप भी जानते हैं। बात तो करने दे, पहले बात करने दे, आने दो सरकार को, आने दो। क्या सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण मिला है अभी तक बातचीत करने का? और क्या सरकार से बातचीत हुई है और वो मुकदमे वापसी लेने पर अभी सहमति बनी है, जो कंपनसेशन है उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी। अच्छा, कंपनसेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से देंगे? क्या क्योंकि पंजाब वाले पैटर्न पे दे दो, जो पंजाब ने करा वही दे दो। पंजाब वाले पैटर्न पे मतलब आप सीधी मांग ये है कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है इस आंदोलन के दौरान, कंपनसेशन, परिवार को नौकरी। राकेश जी, एमएसपी पर जो एमएसपी है, मुकदमे है, ट्रैक्टर हैं, तो सारे सवाल हैं। अलग अलग विभागों से, अलग अलग सरकारों से बातचीत होगी। मतलब ये माना जाए कि आपकी तरफ से तो साफ है कि आज आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला, नहीं होगा। अच्छा, कब तक होने वाला कुछ है वो बता दीजिए। वो सरकार बताओ। राकेश जी ने बताया था कि अभी सर्दी में आए हैं, जब पहले दिन ही आंदोलन चला था और सर्दी में ही वापस जाएंगे। अब सर्दी आ गई। अभी तो जनवरी तो आने दो। अच्छा, अब जनवरी। मतलब किसान भाइयों को आप भी चाहते हैं कि अब ठंड में यहाँ भी रहें, ठंड में ही आए थे, ठंड में ही है। वो सरकार से बात करें। लेकिन सरकार कहती है राकेश जी बताएंगे, राकेश जी को सब कुछ पता है। जनवरी में बता देंगे। हमारे से पूछोगे तो हम जनवरी में बताओ। जनवरी क्यों? आखिर क्या 26 जनवरी पे जाना चाहते हैं? ना 26 जनवरी में, 22 में रेट दुगने हो जाएंगे फसलों के। अच्छा, 22 जनवरी का इंतजार है। 22 जनवरी। अच्छा, रेट किस तरीके से दुगने होंगे? कोई ऐसी ने कहा था कि फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे इस 2022 से। राकेश जी, आप खेती किसानी वाले आदमी हैं, सब कुछ जानते हैं खेती के बारे में कि दुगनी कैसे होती है फसल कैसे ज्यादा उगाई जाती है, उसके बारे में तो आप भी ज्यादा जानते हैं। फसल उगाने से आमदनी दुगनी नहीं होती, आमदनी होती है भाव से दुगनी। कम रेट में फसल बिक रही है, ज्यादा रेट में बिके तो उससे आमदनी बढ़ती है। राकेश जी, हमने देखा कि आप लाठी वगैरह बहुत चला रहे हैं आजकल गाजीपुर बॉर्डर पे, क्या 26 जनवरी की दोबारा तैयारी कर रहे हैं क्या? 26 जनवरी का क्यों नाम लो, सरकार उससे दिमाग में टेंशन हो सरकार की, उसका नाम क्यों लो? टेंशन तो सरकार के दिमाग में है ही जब राकेश टिकैत यहाँ बैठे हैं। 26 जनवरी बताओ आ रही तो मैं क्या इलाज करूँ 26 जनवरी का? जब 26 जनवरी आएगी तो 26 जनवरी तो 26 जनवरी। दिसंबर ही आया है, 2021 में ही 2021 में सरकार ने 22 में बातें मांगी। 22 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। अगर ये आंदोलन 2022 तक जाएगा तो एक मुद्दा बड़ा उसमें जुड़। देखिए शक्ति, कम से कम राकेश टिकैत अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम घर वापस लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनवरी में ये बातें साफ होंगी। हालांकि देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक में क्या फैसला होता है। मैं लौटती हूं आपके पास, बलराम का रुख करूंगी क्योंकि सिंघू बॉर्डर से वो मौजूद है। बलराम, आज यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, कौन कौन मौजूद होगा, किस तरीके की तस्वीर और क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए आज सिंघू बॉर्डर पर लगभग 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चे के जो सदस्य हैं सभी भाग लेंगे। साथ ही हरियाणा और पंजाब के जिन किसानों ने बैठक करके अपनी रणनीति बनाई थी, अपने पॉइंटर्स बनाए थे, वो भी संयुक्त किसान मोर्चे के सामने रखेंगे कि आखिरकार हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं। वो आंदोलन खत्म करना चाहते हैं या फिर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम निर्णय लेगा कि ये आंदोलन आगे चलेगा या फिर ये आंदोलन अब स्थगित होगा। लेकिन जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे के सक्रिय सदस्य राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक नई मांगे किसानों की सामने आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून बिल वापस हो जाएंगे तो हम घर वापस हो जाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं, उसके बाद हम घर वापस होंगे। सरकार ने इस पर भी राज्य सरकारों से बात की और कहा कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिए जाएं। अब किसानों का कहना है कि जो इस आंदोलन के दौरान किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो अब एक और नई मांग आई है, अब इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा अगर सरकार इस पर मानती है तो उसके बाद एक नई मांग और आएगी। तो मांग एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब सरकार भी इस पर सोचने के लिए विवश है कि आखिरकार एक के बाद एक किसान नेता मांग अपनी क्यों रख रहे हैं, क्यों आंदोलन समाप्त होने की बजाय आंदोलन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो कई पहलुओं पर आज चर्चा होगी और इस संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर सबकी नजर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंधु बॉर्डर है और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल अब वहां पर हलचल भी तेज हो चुकी है बलराम। हालांकि 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, उस वक्त में वहां पर क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है, वो भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड को आज मिलने वाली है बहुत बड़ी सौगात। पीएम मोदी आज हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को देने वाले हैं। और आपको बताएं कि पीएम मोदी आज देहरादून के दौरे पर आएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम धामी समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे। अगर पीएम के दौरे की तैयारियों की बात की जाए तो पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि 2022 में यहां विधानसभा के चुनाव हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी यहां जोरों शोरों से जुटी हुई है। बीजेपी सत्ता में फिर से काबिज होने की प्लानिंग कर रही है और इसी कड़ी में पीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज देहरादून के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। परेड ग्राउंड में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे और बीजेपी का दावा है कि 1 लाख लोग आज पीएम को सुनने के लिए परेड ग्राउंड में मौजूद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का बेहद अहम दौरा है, लगातार आप सुबह से तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। इस वक्त ताजा अपडेट, ताजा जानकारी क्या है? पीएम कब तक पहुंचेंगे और पीएम के साथ साथ कौन कौन और नेता आज मंच पर दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल जया, देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है और देहरादून की एक विशाल जनसभा में वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे ठीक सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसी परेड मैदान के हेलीपैड पर वो उतरेंगे और 1 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो तैयारी थी उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। मैं आपको तैयारी दिखाऊं कि ये देखिए परेड मैदान है जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या यानी भीड़ यहाँ पर जुटाई जाए। तैयारी पूरी हो चुकी है और उसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड में करीब 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 18 विकास परियोजना का भी शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी सौगात इन तमाम परियोजनाओं के माध्यम से लोकार्पण करेंगे और उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ पर देंगे और तैयारी पूरी कर ली गई और इस पूरे क्षेत्र को 0 जोन घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र से चारों तरफ करीब
2 से 3 किलोमीटर जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको करीब 2 से 2.5 किलोमीटर करीब पैदल चलना पड़ेगा, तभी इस प्रांगण में वो पहुँच सकेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और एक आज प्रधानमंत्री का चुनावी ये दौरा भी है, और उस लिहाज से क्योंकि अब ये जरूर महत्वपूर्ण है कि आगामी 2 से 3 महीने के बाद में उत्तराखंड में इलेक्शन होना है जया, और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा हो रही है। उसको लेकर आज काफ़ी भाजपा में एक उत्साह का माहौल है, और संगठन के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से भीड़ जुटाने के लिए भी लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। उनके साथ में राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह वो मंच पर साझा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, और उसके अलावा केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के साथ साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे जिनके ऊपर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है, चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। वो तमाम नेता आज प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि पंकज भी इस वक्त हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, आप जहां पर खड़े हैं वहां से तस्वीर दिखाइए, विस्तार से जानकारी दीजिए। आज पीएम का कार्यक्रम है, पीएम आज देहरादून के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, तो कितना उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अजय, देखिए अभी कुछ घंटे का इंतजार करना होगा लोगों को, लेकिन अगर हम यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करें तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह के आगे क्या काम है। सभी तरह की जानकारी लेने के बाद ही चेकिंग करने के बाद उनको यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। और ये देखिए कि सुबह लगभग 6:30-7 बजे करीब तमाम जो पुलिसकर्मी अपने अपने जो बैरिकेडिंग बनाए गए थे, जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, वो यहाँ पर खड़े हो गए थे। इस साइड का जो एरिया देखेंगे ये महिलाओं के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, इधर से महिलाओं की एंट्री होगी, और यहाँ जो ये रेड कलर का टेंट दिख रहा है इसमें उनकी चेकिंग की जाएगी, यानी कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जत रहा है उसके मद्देनजर भी मास्क सबको अनिवार्य किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएंगे वो मास्क लगाकर यहाँ आए। इस तरह की बैरिकेडिंग परेड ग्राउंड के आसपास के एरिया में लगाई गई है। लगभग 7 से 8 बैरिकेडिंग है जहाँ पर ये इस तरह की बैरिकेडिंग है। ये दो बैरिकेडिंग डाइवर्ट किए गए हैं। इससे पहले की जो बैरिकेडिंग है वो वहाँ पर वाहन पार्किंग किए जाएंगे उससे आगे, और वहाँ से लोग आएंगे, उनको एक एक करके एंट्री यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद सीधे इस बैरिकेडिंग पाएंगे। यहाँ पर बड़ी चेकिंग की जाएगी, यानी कि यहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, और चेकिंग करने के बाद यहाँ से इन्हें आगे भेजा जाएगा। ये इंतजाम किए गए हैं इस तरह की, क्योंकि ये पहले एक चौराहे की तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम परेड ग्राउंड के 4-5 चौराहों की बात करें तो वहाँ पर इसी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से भाजपा का दावा है कि तकरीबन 1 लाख लोगों को यहाँ लाया जाएगा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसी के मद्देनजर ये पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल पंकज, 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। चुनाव बेहद पास है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देख सकते हैं कि पीएम जब पहुंच रहे हैं, राज्य की सरकार लगी हुई है, केंद्र की सरकार लगी हुई है, और रणनीति लगातार हम देख रहे हैं। आज पीएम का बेहद अहम कार्यक्रम है, आप दोनों नजर बना कर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के मथुरा से आपको बड़ी जानकारी दे दें, लगातार कोरोना का ग्राफ यहां पर बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य महकमा है, और अब तक 9 विदेशी महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।